दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों कल हमने बात की थी कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ बेसिक बातों के बारे में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के डायरेक्ट मेथड के बारे में। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो बनाया जाता है वो दोस्तों दो मेथड से हम बनाते हैं। कौन कौन से दोस्तों? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। जबकि दोस्तों बाकी के दो जो मैंने बताए थे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो दोनों दोस्तों इनडायरेक्ट मेथड से ही बनती है। केवल यही ऑपरेटिंग एक्टिविटी को दोस्तों हम दो मेथड से बना सकते हैं। दोस्तों वैसे प्रैक्टिकली दोस्तों इसका काम नहीं होता है। प्रैक्टिकली दोस्तों डायरेक्ट मेथड यूज़ में नहीं आता है। कंपनियां अपने फाइनेंशियल अकाउंट इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाती है। ये तीनों एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाती है। लेकिन दोस्तों क्योंकि सिलेबस में है तो हमें पढ़ना ज़रूरी है और एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया दो मेथड से बन सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड का क्या मतलब है दोस्तों? जैसा कि नाम से पता चलता है, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। मतलब जो हमें सामने दिख रहा है वो डायरेक्ट होता है। तो इसीलिए दोस्तों इस मेथड में क्या क्या हम लेंगे, जो हमें सामने ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं ना कैश के सामने के सामने, अंदर नहीं घुसना है ज़्यादा, सामने के सामने हमें जो दिख रहे हैं वो दोस्तों इस मेथड के अंदर हम कवर करते हैं। जैसे दोस्तों आपको ये सामने दिखता है, आपने माल बेचा तो आपके पास कैश आया होगा, पैसा आया होगा। कोई आपका डेटर्स है, उसने पैसा चुकाया होगा तो वो आपको सामने दिख रहा है। इसके अलावा आपने यदि माल खरीदा तो आपने पेमेंट किया होगा, वो सामने है आपके, डायरेक्ट है। इसके अलावा कोई आपने कैश एक्सपेंसेस किए हो, कोई सैलरी दी हो किसी को, जो कैश में दी है आपको सामने दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें दोस्तों इसमें कवर की जाती है डायरेक्ट मेथड में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की डायरेक्ट मेथड में। तो दोस्तों इसमें किस किस का हमें ध्यान रखना है? एक तो दोस्तों ध्यान रखना है कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स का, एक दोस्तों रखना है हमें कैश पेमेंट टू सप्लायर्स का, एक दोस्तों हमें रखना है परचेज का, और हमारे जो कैश एक्सपेंसेज हुए उनका ध्यान रखना है। अब आइए दोस्तों इनको चारों को एक बार अलग अलग से देखते हैं। जैसे दोस्तों कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, ये हमें कैसा पता चलेगा कि कस्टमर से कितना क्या पैसा आया? तो दोस्तों सिंपल सी बात है। तो दोस्तों इसमें एक तो आएगा सेल। अब सेल को दोस्तों हम और क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा है इनकम स्टेटमेंट में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो एक तो दोस्तों सेल का पैसा आ गया। अब दोस्तों एक बात बताओ, आपके डेटर्स भी तो होते हैं ना इसमें, जिसे कि हम ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। अगर दोस्तों वो मान लो शुरू में हमारे 100 रुपये थे, मतलब पिछले साल हमारे 100 रुपये थे, आज हमारे एंडिंग ईयर पे ये 50 रुपये हैं। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? अगर ये दोस्तों डेटर्स घट गए, मतलब इनको हमने पहले माल बेचा था, उधार सेल थी ये हमारी, तो दोस्तों ये 100 रुपये से 50 रुपये हो गए वर्ष के दौरान। तो इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं इन्होंने 50 रुपये चुकाए होंगे, 50 रुपये चुकाए होंगे। तो दोस्तों वो इसमें ऐड होगा कि नहीं होगा? ना होगा कि नहीं होगा दोस्तों? ऐड होगा। तो ये ऐड क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि उन्होंने पैसा चुकाया था। अब दोस्तों हो सकता है कि डेटर्स बढ़ गए हो, कम होने की बजाय डेटर्स बढ़ भी तो सकते हैं। तो बढ़ सकते हैं तो हम दोस्तों जो ये था ना हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट सेल थी, उसमें से ये लेस कर देंगे। भाई बढ़ गए तो वो मान लो वो उधार सेल हो गए कुछ, तो वो हम लेस कर देंगे दोस्तों, बस यही है। इसी को दोस्तों दूसरी भाषा में बताऊं क्या बोला जाता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम ऐड करते हैं ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगिनिंग माइनस ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। दोस्तों अगर आपको ये याद नहीं हो तो आप मेरा कंसेप्ट याद रखिए बस, कि अगर डेटर बढ़ गए तो इसका मतलब है कि उन्होंने पैसा नहीं चुकाया, उधार सेल हो गई, और डेटर्स कम हो गए तो उन्होंने पैसा चुका दिया, तो वो ऐड कर देंगे। बस सिंपल सी बात है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो बात रही किसकी? कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स की। अब दोस्तों सप्लाई का क्या मतलब होता है? हमने दूसरों को जो दिया, दूसरों को कब देंगे दोस्तों? हम माल परचेज करेंगे तब देंगे, सिंपल सी बात है ना। तो माल परचेज क्या, एक तो इसमें क्या आएगा? परचेज का, ठीक है साहब। अब दोस्तों आगे वही कहानी जो हमने पहले करी है। पहले दोस्तों क्या किया है हमने, जो हमारे पिछले साल थे, पिछले सालों के ट्रेड पेबल्स थे, हमारे दायित्व थे, हमारे क्रेडिटर्स थे, उनको भी तो आप पैसा चुका सकते हो वर्ष के दौरान। तो उनका डिफरेंस भी तो इसमें ऐड होएगा ना, ऐड या लेस जो भी होना है। और वो दोस्तों आपको पता ही है कैसे क्या करना है। अगर दोस्तों समझ लो आपके ट्रेड पेबल, मतलब आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो इसका मतलब है आपने उधार सेल किए, तो ये परचेज में से लेस हो जाएगी। और अगर ये कम हो जाए, क्रेडिटर्स कम हो गए, तो यानी आपने पेमेंट कर दिया, तो ये लेस हो जाएगा, बस दोस्तों। अब दोस्तों आप बोलोगे कि परचेज कैसे हमें पता चलेगी साहब, परचेज कितनी है? ठीक है साहब, ये भी बता देते हैं। तो परचेज दोस्तों होगी एक तो जो आपने सेल किया ना उसकी कॉस्ट, मतलब दोस्तों आप बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता चल गई कि एक तो ये परचेज होगी,
ये परचेज होगी जो आपने माल बेचा है, वो तो आपने परचेज किया होगा। इसके अलावा दोस्तों एक बात बताओ, आपका जो ओपनिंग स्टॉक है पिछले साल 100 रुपये का था, इस साल 200 रुपये का है। तो दोस्तों ये डिफरेंस क्या बताता है? ये डिफरेंस बताता है ये भी हमारी परचेज है और ये भी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जोड़ो, ठीक है। तो क्या जुड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में? क्या जुड़ रहा है दोस्तों? क्या जोड़ रहे हैं हम? अंतर जोड़ रहे हैं भाई। क्लोजिंग में से ओपनिंग घटा रहे हैं, क्लोजिंग में से ओपनिंग लेस कर रहे हैं और अंतर आ रहा है वो हम जोड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसे जुड़ेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर हमने क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक किया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक बात बताओ, वही तो आप जोड़ोगे जो आपका परचेज होगा। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक जाकर बढ़ गया तो इसका मतलब ये है दोस्तों आपने वो परचेज किए, इसलिए दोस्तों क्लोजिंग में से ओपनिंग लेस करेंगे और वो जोड़ देंगे किसमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो इस तरह दोस्तों आपकी परचेज निकल के आ जाएगी। अब परचेज अगर निकल के आ जाएगी तो आप क्या देख सकते हो कि कैश पेमेंट टू सप्लायर कितना हुआ है। तो परचेज में क्या जोड़ देंगे? ट्रेड पेबल अगर कम हो गए तो वो जोड़ देंगे, मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अगर कम हो गए तो हमने पैसा चुकाया है, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं है तो ज़्यादा बढ़ गए तो वो लेस हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों? परचेज प्लस ट्रेड पेबल इन द बिगिनिंग माइनस ट्रेड पेबल इन द एंड। तो दोस्तों परचेज होगा हमारा, कैश पेमेंट टू सप्लायर हो गया और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर हो गया। अब दोस्तों बात आती है कैश एक्सपेंसेस की। तो इसमें दोस्तों क्या जुड़ जाएगा? जो भी आपको डायरेक्ट दिख रहा है, सैलरी आपने चुकाया तो उसकी एंट्री क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरह दोस्तों वेजेस आपने चुकाया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे दोस्तों आपने कोई स्टेशनरी चुकाया, डायरेक्ट आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाया, टू कैश एंट्री की, तो वो जो आपको दिख रहा है सामने एक, तो वो इसमें जुड़ जाएंगे कैश एक्सपेंसेज। इसके अलावा दोस्तों क्या आ सकता है? इसके अलावा दोस्तों आ सकता है एक तो दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंसेज और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। अब दोस्तों यदि बात कीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेज की, तो प्रीपेड एक्सपेंसेज का मतलब हो गया आपने पहले ही चुका रखें, आपके ड्यू नहीं हुए पहले आपने चुका रखें। तो यदि दोस्तों मान लो वो स्टार्टिंग में 100 रुपये के थे और आज एंडिंग में वो 150 रुपये के हैं, तो आपने 50 रुपये और चुका दिए, 50 रुपये आपने कैश में चुकाए हैं। सिंपल सी बात है। तो क्या होगा? इसमें ऐड होगा क्या? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेज, और दोस्तों माइनस होगा बिगिनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेज। अब दोस्तों बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज की, तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज थे आज समझ लो 100 रुपये के थे। अब दोस्तों वो साल के अंत में कम होकर हो गए 50 रुपये के, तो बकाया वे कम हो गए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ऐसे होते हैं जो ड्यू होते हैं, हमने अब तक चुकाए नहीं, जो ड्यू तो हो चुके लेकिन हमने अब तक चुकाए नहीं। तो वो पहले 100 रुपये के थे और अब 50 के हो गए। मतलब इसका मतलब है हमने 50 रुपये कहीं ना कहीं चुका दिए होंगे। अब यदि ये दोस्तों यही 100 रुपये बढ़ के अगर 200 रुपये हो गए मान लो एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसका मतलब क्या है? हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज और बढ़ गए, मतलब हमने नहीं चुकाए। तो अगर चुकाए हैं तो दोस्तों वो कैसे ऐड होगा? जबकि दोस्तों वो कम हो, बैलेंस कम हो, मतलब ओपनिंग का ज़्यादा हो और एंडिंग का कम हो, तो इसका मतलब चुकाया होगा। तो दोस्तों इसमें ऐड होगा एट द बिगिनिंग बैलेंस, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एट द बिगिनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो दोस्तों इस तरह से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक डायरेक्ट मेथड का यूज करते समय, जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को देखते हैं। अब दोस्तों इसका एक सवाल ले लेते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों हमारा सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यूजिंग डायरेक्ट मेथड, कि डायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें डिटेल्स ऐसी दी हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 2,20,000 रुपये के लिए। अदर इनकम दोस्तों कुछ भी नहीं दी गई है। टोटल रेवेन्यू हमें दोस्तों बताया गया है 2,20,000 रुपये का है। एक्सपेंसेस दोस्तों हमें बताए गए हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,20,000, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 30,000, डेप्रीशिएशन दोस्तों हमें दिया गया है 20,000, अदर एक्सपेंसेज हमें दिए गए दोस्तों इंश्योरेंस प्रीमियम का जो कि है दोस्तों 8,000। टोटल एक्सपेंसेज हमें दोस्तों दिए गए 1,78,000 रुपये के। इसके अलावा दोस्तों हमें दिया गया है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 42,000। इसमें दोस्तों इनकम टैक्स हमें दिया गया है 10,000 का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों दिया गया है हमें 32,000 का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों हमें दिए गए हैं ट्रेड रिसीवेबल 1 अप्रैल 2016 को थे 33,000, जबकि 31 मार्च 2017 को वो थे 36,000। ट्रेड पेबल दोस्तों पहले थे 17,000, फिर हो गए दोस्तों 15,000। इन्वेंट्री दोस्तों पहले थी 22,000 और बाद में रह गई 27,000।
इसके अलावा दोस्तों आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज पहले थे 2000, फिर हो गए दोस्तों 3000। प्रीपेड इंश्योरेंस पहले थे 5000, फिर हो गए 5500। और इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग दोस्तों शुरू में था दोस्तों ये 3000, और एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च 2017 को ये दोस्तों रह गया था 2000 रुपये। अब दोस्तों हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब इसका देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि दोस्तों हमें कस्टमर से कितना पैसा मिला है, मतलब कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं। एक तो जो हमारी नेट सेल है यानी जो हमारा रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशन है वो, तो दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया गया है 2,20,000 रुपये का। ठीक है दोस्तों, तो 2,20,000 रुपये तो एक तो ये आया हुआ हमारे पास। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगनिंग और एट द एंड। बिगनिंग जोड़ना है और एंडिंग लेस करना है। तो दोस्तों बिगनिंग में दोस्तों दिए गए हैं 33,000 और एंड में दिए गए 36,000। इसका क्या मतलब है दोस्तों, पहले थे 33,000 और बाद में हो गए 36,000, मतलब कहीं ना कहीं 3,000 रुपये हमारे पास नहीं आए, 3,000 रुपये हमारे पास नहीं आए। तो दोस्तों टोटल पैसा कि हमारा कितना आया था, 2,20,000 रुपये आया था। किससे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थे। तो उसमें से 2,20,000 में से 3,000 रुपये लेस हो जाएगा, 2,17,000 हमारा आएगा कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। और इसी को दोस्तों आप बदल के क्या लिख सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगनिंग माइनस ट्रेड रिसीवेबल इन द एंड। अब दोस्तों यदि बात की जाए किसकी, कैश पेड टू सप्लायर की, मतलब हमने जो कितना पैसा क्या चुकाया है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है को परचेज एक तो परचेज दोस्तों कैसे निकलेगी, मैंने आपको बताया था जो कि कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। उसमें से दोस्तों हम ओपनिंग स्टॉक लेस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक यानी इन्वेंट्री हम ऐड कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमें कितना दिया गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो दोस्तों ये दिया गया है कितना, 1,20,000। ये किस नाम से है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। दोस्तों वो बात एक ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल दो या कंज्यूम्ड बोल दो, बात एक ही है। तो दोस्तों एक तो ये, इसके अलावा दोस्तों ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस देखना होता है। तो ओपनिंग दोस्तों, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 22,000 की, और क्लोजिंग है दोस्तों 27,000 की। मतलब दोस्तों ये 5,000 रुपये बढ़े, ये क्या दर्शाता है, ये भी हमारी कहीं ना कहीं परचेज ही है, ये भी हमारी कहीं ना कहीं परचेज ही है। तो दोस्तों ये 5,000 रुपये जो परचेज, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा परचेज, 1,25,000 का। और इसी को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये हमारी आ जाएगी दोस्तों 1,25,000 रुपये। तो हम निकाल क्या रहे थे, हम निकाल रहे थे दोस्तों कैश पेमेंट टू सप्लायर। तो परचेज आ गया 1,25,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों ट्रेड पेबल इन द बिगिनिंग माइनस ट्रेड पेबल एट द एंड, ये हमें करना है। तो ट्रेड पेबल हमें दोस्तों ने दिए गए हैं 17,000, और दोस्तों वो एंड में कितने हैं 15,000। मतलब दोस्तों पहले 17,000 रुपये पैसा मांगते थे और अब मांगते हैं 15,000, मतलब कहीं ना कहीं हमने 2,000 रुपये चुकाया होगा। तो परचेज में दोस्तों वो 2,000 जुड़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 1,25,000 की परचेज हमारी आई थी, और ये आ जाएगा दोस्तों 1,27,000 रुपये। तो दोस्तों कैश पेड टू सप्लायर में दोस्तों हम लिखेंगे 1,27,000 रुपये, क्योंकि दोस्तों ये कैश आउटफ्लो है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम, कैश आउटफ्लो है क्योंकि ये। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि कैश एक्सपेंसेज कौन कौन से हुए। तो दोस्तों हमें दिया गया है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेज 30,000 रुपये के दोस्तों ये दिए गए हैं। जबकि दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दिया गया है आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज 2,000 के थे पहले, और फिर एंड ऑफ द ईयर कितने के थे, 3,000 रुपये के। तो अब इसको कितना क्या करें, तो 30,000 के एक्सपेंसेज है किसके, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के। और दोस्तों एडिशनल हमें दिए गए हैं 2 से 3,000 रुपये हो गए। मतलब दोस्तों पहले 2,000 के थे, अब 3,000 रुपये के हैं। तो इसका मतलब क्या है, 1,000 रुपये हमने और नहीं चुकाए, और हमारे आउटस्टैंडिंग बढ़ गए, तो ये 1,000 रुपये हमने नहीं चुकाए होंगे। तो जो 30,000 है ना, 30,000 में से 1,000 लेस हो जाएगा, तो ये हमारा दोस्तों आएगा 29,000 रुपये। कैश पेड टू एम्प्लॉय आएगा 29,000 रुपये। इसके बाद दोस्तों हमारे कैश एक्सपेंसेज कौन कौन से दिए गए हैं, हमें दोस्तों दिया गया है अदर एक्सपेंसेज में इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रीशिएशन दिया हुआ है लेकिन वो नॉन कैश है। कैश एक्सपेंसेज हमें देखने हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमें दिया गया है 8,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें कहा गया है कि प्रीपेड इंश्योरेंस पहले 5,000 के थे और अब 5,500 के हैं, पहले 5 के थे अब 5,500 के। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हमने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा और चुका दिया इंश्योरेंस का। तो कितना था इंश्योरेंस प्रीमियम, 8,000 का था,
मतलब 8,000 का तो ये था, 500 रुपये और एक्स्ट्रा चुका दिए तो 500 रुपये ये भी ऐड हो जाएगा। तो टोटल जो इंश्योरेंस का हमने पैसा चुकाया वो कितना आएगा, 8,500 रुपये। इसके बाद दोस्तों और एक्सपेंसेज हम देखते हैं अगर और कोई है तो। इसके अलावा दोस्तों कोई एक्सपेंसेज नहीं है। तो जो हमारा रिसिप्ट था, कैश रिसिप्ट था कस्टमर से, वो था दोस्तों 2,17,000। उसमें से हमने सप्लायर को दिया 1,27,000, एम्प्लॉयज़ को हमने दिया 29,000 और इंश्योरेंस प्रीमियम का हमने पैसा चुकाया 8,500 रुपये। ये सारे इसमें लेस कर देंगे तो दोस्तों ये आएगा बैलेंस 52,500। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 52,000 रुपये। अब इसमें से यदि हम टैक्स होगा तो वो देखेंगे टैक्स पेड, और टैक्स लेस कर देंगे तो हमारा आएगा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है दोस्तों, तो इनकम टैक्स अब देखते हैं। तो दोस्तों टैक्स हमें दिया गया है 10,000 रुपये का इन्होंने चुकाया है। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दोस्तों दी गई है कि इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपये और एंड में है दोस्तों 2,000 रुपये। इसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग कम हो गया, मतलब पहले बकाया ज़्यादा था अब कम हो गया, तो कहीं ना कहीं 1,000 रुपये इन्होंने चुकाया है, सिंपल सी बात है। तो इनकम टैक्स टोटल कितना चुकाया, वैसे दोस्तों 10,000 रुपये वहाँ पर, और दोस्तों एडिशनल में और 1,000 रुपये यहाँ पर चुकाया है। तो दोस्तों ये चुकाया इन्होंने 11,000 का इनकम टैक्स पे किया है। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन था 52,500, उसमें से इनकम टैक्स पेड लेस होगा 11,000। तो दोस्तों ये हमारा आएगा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 41,500 फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कंसेप्ट और सवाल दोनों समझ में आया होगा। यदि दोस्तों फिर भी आपके कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।